अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा बेटा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था चैप्टर 2 का वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में, जिसमें हमने सिर्फ वेक्टर्स के बारे में और फिज़िकल क्वांटिटी की कौन सी दो काइंड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम आप आते हैं वेक्टर की तरफ कि वेक्टर क्या है और वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेफिनेशंस वेक्टर के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है ये सबसे अहम है। वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंट इन टू टाइप्स। अब दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और एक है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम सिंबल के लिहाज से वेक्टर को किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। ये ए क्या है? अब कोई बंदा इसे जब देखेगा तो वो देखेगा कि शायद ये कोई अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश का हरूफ तज्ज़ी है ए, ठीक हो गया। लेकिन इसे वेक्टर बनाने के लिए इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको हर एक को पता चले कि ये वेक्टर है। बेटा सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। अब ये इंग्लिश का हरूफ तज्ज़ी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? वेक्टर। कोई ए एक वेक्टर है और इसका सेकंड मेथड क्या है कि हम इसको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। सिंपल आप इसको ए के ऊपर लिखें और उसके ऊपर एरो लगा दें, ये भी वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका है। और अगर आप इसको बोल्ड करके लिखते हैं तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक फोर्स है, लास्ट टाइम हमने लिखा था फोर्स क्या है? एफ। अगर सिंपल लिखेंगे तो ये एक एफ डिजिट लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, उसके ऊपर वेक्टर। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से, उसके ऊपर भी हम वेक्टर लगाएंगे। अब इसका दूसरा मेथड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को ग्राफिकल मेथड के ज़रिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है स्टेप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेक्टर ग्राफिकल। सेलेक्ट सूटेबल स्केल। सबसे पहले एक हम सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे जिसके मुताबिक हमने किसी चीज़ को वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है। फिर हम क्या करेंगे? ड्रा ए लाइन करेंगे। एक लाइन को ड्रा करेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्केल। उसके बाद उसके ऊपर हम एक एरो हेड लिखेंगे। इस तरह से एक एरो हेड लगाएंगे। ये एरो हेड आ गया और उसी डायरेक्शन में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट फंक्शन है और यहाँ पर मैं इसे एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। एक वेक्टर जो पी पॉइंट तक जाता है, ये पॉइंट पी है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पी पॉइंट तक जाता है और वेक्टर है हमारे पास एफ। तो ग्राफिकली बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होगा। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कितनी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। बेटा रेक्टेंगुलर सिस्टम दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल 2D और एक को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल या 3D। 2 डायमेंशनल क्या है? ऐसा वेक्टर जो 2 डायमेंशन में हो। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशन में है, इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है। तो जो चीज़ लेंथ और विड्थ में होगी उसे हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन जो है इसके लिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। कितनी लाइंस? 2 लाइन जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। जैसे मैंने ये लाइंस लगाई थी या ये लाइन है, हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस जब एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगी उस पॉइंट को हम लिखेंगे O और O से मुराद ओरिजिन। जब 2 लाइंस, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एक्स एक्सिस कहलाएगी। हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस।
वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ने एक दूसरे को, एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन ने एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया है और ओ पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। इट कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वन एंगल इज इनफ टू स्पेसिफाई दी डायरेक्शन, और एक ही एंगल हमें काफ़ी है इसको स्पेसिफाई करने के लिए, इसको स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक हो गया। एंड इनफ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक एंगल जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास काफ़ी है। अब जो हमारे पास ओरिजिन से राइट साइड होगी, ओरिजिन से राइट साइड होगी, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड होगी उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अपवर्ड साइड हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और डाउनवर्ड साइड हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन हॉरिजेंटल है, एक लाइन वर्टिकल है। दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओरिजिन से राइट साइड वाली चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी। अब ओरिजिन से अपवर्ड वाली साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड वाली साइड नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगी। ये हमारे पास था 2D। अब इसमें जो हमने एक वेक्टर को ड्रा करना है उस वेक्टर के बारे में हम देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है जो ओरिजिन O से स्टार्ट होता है और पॉइंट P तक जाता है। ओरिजिन O से स्टार्ट होता है और पॉइंट P तक जाता है। O से P तक का जो फासला है, O से P तक का जो फासला है, ये हमारे पास एक वेक्टर F को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास वेक्टर F को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने पॉइंट P तक जाना है, तो मेरे पास क्या मेथड है कि मैं पॉइंट P तक जाऊं। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा, राइट साइड पर मूव करना और पॉइंट M तक मूव करूंगा, और पॉइंट M तक मूव करूंगा। मैंने कितना मूव किया, इसको मैं कहता हूं कि मैंने A यूनिट मूव किया। कितना मूव किया, A यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मूव किया। अब M से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा P की तरफ, तो मैंने कितना मूव किया, पॉइंट यूनिट B। M से P तक का फासला किसके बराबर है, B के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ O से M तक का फासला बराबर है A यूनिट, और M से P तक का फासला किसके बराबर है, B यूनिट के। या ओरिजिन से मैं पॉइंट N तक मूव करता हूँ तो ये भी किसके बराबर आएगा, B यूनिट के। किसके बराबर आएगा, B यूनिट के। क्लियर हो गया बेटा। अब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स बन गए हैं, एक A और एक B। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास जो P के दो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, A और B। वो कौन कौन से हैं, A और B। अब जब कहीं भी मेरे पास P पॉइंट लिखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा A पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस है और B पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस है। तो मैं कोऑर्डिनेट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, मैं कोऑर्डिनेट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करूंगा। अब इसकी दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास P है और उसके दो पॉइंट हैं -A व B। उसके कितने पॉइंट हैं, दो, -A व B। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट में किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए बेटा, मेरे पास ये दो लाइंस हैं, एक को मैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव कह रहा हूं और ये पॉइंट एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो बेटा सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, नेगेटिव A। नेगेटिव A से मुराद कि मैं एक्स एक्सिस में नेगेटिव की तरफ A यूनिट मूव करूंगा। तो मैं एक्स एक्सिस में किस तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, B।
बी क्या है, पॉजिटिव, तो इससे क्या मुराद है जी, बिल्कुल मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, वाई एक्सिस की तरफ, बी पॉइंट में, वाई एक्सिस की तरफ बी यूनिट मूव करूँगा। ये मेरे पास ए आ जाएगा, ये मेरे पास बी आ जाएगा। अब इसको मैं प्रोजेक्शन कराता हूँ, मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। ये मेरे पास लाइन जो है ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, और ये जो हमारे पास वेक्टर F है ये इस जगह पर लाई करेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसी तरह अगर मेरे पास P जो है ये बराबर है -a व -b, -a और -b के, तो फिर मैं किस क्वाड्रेंट में मूव करूँगा जी, बिल्कुल -a से मैं नेगेटिव x की तरफ मूव करूँगा और नेगेटिव b से मैं -y की तरफ मूव करूँगा, नेगेटिव b से मैं -y की तरफ मूव करूँगा। अब इसको मैं ड्रा करता हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएगा, पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, -a -b, इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, -a b। क्लियर हो गया बेटा। सेम इसी तरह मेरे पास एक और पॉइंट है जिसे मैं P a वो -b कहता हूँ, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, तो ये बेटा क्वाड्रेंट्स किस में लाई करेगा जी, बिल्कुल ये किस में करेगा, 4 क्वाड्रेंट में। और इसकी आपने डायग्राम खुद घर से बना के लानी है। क्लियर हो गया बेटा। अब ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ओरिजिन क्या है, वो पॉइंट जिसके ऊपर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद कि हर पॉइंट के ऊपर एंगल कौन सा बनेगा, 90 का। हर पॉइंट के ऊपर एंगल कौन सा बनेगा, 90 का। जब कोई लाइन 90 के एंगल के साथ दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, हम बोलते हैं कि ये लाइन हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ओरिजिन, इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन ही हमारे पास वो पॉइंट है जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर चीज़ को बारे में हमें बताता है कि कौन सी नेगेटिव साइड पर है और कौन सी पॉजिटिव साइड पर है। क्लियर हो गया बेटा। अब थर्ड डायमेंशन की तरफ हम चलते हैं, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। जब हमने 2D पढ़ा था, 2 डायमेंशन पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और क्या क्या नाम होंगे उनके, एक को x एक्सिस से डिनोट करेंगे, दूसरी को y एक्सिस से डिनोट करेंगे और थर्ड को z एक्सिस से डिनोट करेंगे। फर्स्ट लाइन x एक्सिस, सेकंड लाइन y एक्सिस एंड थर्ड लाइन z एक्सिस। It consists of 3 mutually perpendicular line called x-axis, y-axis, z-axis. The 3 directions of vector in 3-dimensional rectangular coordinate system. और ये तीनों लाइन जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्पेसिफाइड करेंगी एंगल के लिहाज से, स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स मेकिंग विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और हर एंगल जो x एक्सिस के साथ बनेगा वो अल्फ़ा कहलाएगा, जो b एक्सिस के साथ बनेगा वो बीटा कहलाएगा और जो z एक्सिस के साथ बनेगा वो गामा कहलाएगा। तो यहाँ पर एक MCQs भी आता है कि हमारे पास 3 डायमेंशन में कितने एंगल होते हैं। तो 3 डायमेंशन में हमने कितने एंगल लिखे, जी बिल्कुल, कितने लिखे, 3 एंगल्स। क्लियर हो गया। और 2 डायमेंशन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल काफ़ी है एक्सप्लेन करने के लिए। 2 डायमेंशन में एंगल एक की ज़रूरत हमें होती है, लेकिन किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने एंगल की ज़रूरत पड़ती है, 3 एंगल्स की। कितने एंगल की ज़रूरत पड़ती है, 3 एंगल्स की। और इसके हमने जो अब हमने पढ़ा था 2 डायमेंशन, तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट भी 2 बनते थे, ए वो बी। ये मैंने आपको सारे लिख के दिखाए थे, ए वो बी। अब 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशन में हमारे पास जो पॉइंट P है इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे,
3, कितने बनेंगे 3, A B और C। A जो है वो x एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस बनेगा, B y एक्सिस से और C हमारा z एक्सिस से। तो बेटा हमारे पास 3 डायमेंशन के बारे में जो आपको नॉलेज दिया इसके ऊपर, इसे आप रिपीट करेंगे और 2 डायमेंशन, इस तरह से हम अपने वेक्टर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये फिज़िक्स में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में सबसे अहम टॉपिक है। इसके बारे में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए कि इसको अच्छी तरह लर्न करें, याद करें और इसको अप्लाई करें, कि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपको होनी चाहिए, क्योंकि यही वेक्टर जो है, यही रिप्रेजेंटेशन वेक्टर इस पूरे चैप्टर में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब हर चीज़ के बारे में आपको बता दिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से लर्न करेंगे और अगले टॉपिक के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एंड यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसी प्लेटफॉर्म से और आप यहाँ पर इसे एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।